दूसरा सवाल इन्होंने पूछा था कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते, और मेरा जवाब मैं आपको बता दूं कि अगर मैं चुनाव लड़के पार्लियामेंट में पहुंच भी जाऊं तो ये पार्लियामेंट मेरा नहीं है, ये पार्लियामेंट उनका है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम मेरा नहीं है, स्वदेशी नहीं, ये विदेशी तंत्र है। और इस विदेशी तंत्र में आप किसी भी अच्छे से अच्छे आदमी को भेज दीजिए, वो वही करने वाला है जो हो रहा है। इसको एक उदाहरण से समझिए। हमारे यहां पता है क्या होता है, और तीसरे सवाल का जवाब भी इसी में आ जाएगा कि ये भाजपा अपनी है कि नहीं। क्या होता है कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था एक मोटर गाड़ी की तरह है। आप ड्राइवर बदलते जाते हो लेकिन कार वही चलती जाती है। एक ड्राइवर बदला, दूसरा आया, दूसरा बदला, तीसरा आया, तीसरा बदला, चौथा चला आया, चौथा बदला, पांचवा आया, लेकिन आप दुर्भाग्य से वो कार नहीं बदल रहे हो, ड्राइवर बदल रहे हो। तो कार को जो करना है वो करने वाली। और धीरे धीरे एक दिन आपको ये समझ में आएगा कि अभी तो वो इंडियन ड्राइवर से काम चला रहे हैं, 4-5 साल और रुक जाइए, इंडियन ड्राइवर को निकाल के बाहर कर देंगे, खुद बैठने वाले हैं स्टीयरिंग सीट पे, जो मैंने बताया आपको कि पार्लियामेंट में वो पहुंचने वाले हैं। तो फिर आपके ड्राइवर की भी जरूरत नहीं, इसलिए कोई पार्टी आपकी हो नहीं सकती। और इस पर बहुत गंभीरता से सोचिए कि क्या हमको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए। और मैं आपसे पूरे गंभीरता से कह रहा हूं कि दुनिया के उन तमाम देशों में जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, फेल हो गया है। किसी भी देश में, चाहे अमेरिका में, चाहे ब्रिटेन में, चाहे जर्मनी में, चाहे फ्रांस में, हर देश में क्राइसिस है पॉलिटिक्स में, और वो क्राइसिस इस सिस्टम की है, और वही सिस्टम हम चला रहे हैं। तो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप बिल्कुल उम्मीद मत करिए कांग्रेस को हटा दीजिए जनता दल आ जाएगा, जनता दल को हटा दीजिए सीपीएम को ले आइए, सीपीएम को हटा दीजिए बीजेपी को ले आइए, काम सबके वैसे ही होने वाले। और नहीं हो तो करके देख लीजिए। गुजरात में तो आपने सारे प्रयोग किए, देख लीजिए आप इसको हमारी आंखों के सामने। महाराष्ट्र में प्रयोग चली रहा, राजस्थान में प्रयोग चली रहा। आप इन तीनों प्रदेशों में से कोई एक प्रदेश बता दीजिए जहां विदेशी कंपनियां नहीं आ रही, या इनकी सरकारें कुछ और काम कर रही हो पुरानी सरकारों से अलग। सब तो एक ही तरह का काम कर रहे हैं। और मैं तो कभी कभी ये बात गंभीरता से कहता हूं, लेकिन मजाक की बात है। मैं कहता हूं कि हर पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र उठा लीजिए आप, और उसका कवर पेज फाड़ दीजिए, और उसके बाद गड्ढमड्ढ कर दीजिए, और मैं आपको दे दूं, आप बता नहीं सकते कि कौन सा घोषणा पत्र किस पार्टी का। सबके चुनाव घोषणा पत्र एक जैसे, फर्क बस इतना है कि किसी के चुनाव घोषणा पत्र में कोई बात पेज नंबर 1 पर होगी तो दूसरी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में पेज नंबर 10 पर होगी। किसी में वो बात पेज नंबर 15 पर है तो किसी में पेज नंबर 40 पर हो जाएगी। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं, कोई क्वालिटी का फर्क नहीं। और मैं तब आपसे कह रहा हूं कि हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये संसदीय लोकतंत्र हमको चाहिए क्या, और अगर ये संसदीय लोकतंत्र चाहिए तो इसके स्वरूप के बारे में तय करिए। मैं बहुत गंभीरता से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं पिछले कुछ वर्षों में। हो सकता है मेरा निष्कर्ष गलत हो, मैं ये नहीं कहता कि यही आखिरी सच है। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान से पार्टियों का शासन खत्म करना पड़ेगा, इन पार्टियों को हटाना पड़ेगा। जानते हैं क्यों? मैं मेरे घर का उदाहरण देता हूं, बिल्कुल ताजा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया। मैं एक जगह गया हुआ था ऐसे ही व्याख्यान करने, मेरे पिताजी ने फोन किया। क्या फोन किया? कि तुमको घर आना है। मैंने कहा किस लिए? कि वोट डालना। चुनाव आ गया, वोट डालना। मैंने कहा क्यों वोट डाले? कि तुम्हारा बहुत पवित्र काम है वोट डालना। तो मैंने कहा काहे को आए घर पे? तो उस दिन मैं बताऊं आपको कि 35 मिनट मेरे पिताजी फोन पर बात करते रहे एसटीडी से, और मुझको समझाते रहे। अंत में उन्होंने कहा कि तुमको इसलिए आना है कि कांग्रेस को वोट डालना। थोड़ी देर के बाद मेरी मां ने उनके हाथ से फोन छीन लिया। मेरी मां कहने लगी कि तुमको घर इसलिए आना है कि वोट भाजपा को डालना। मेरा भाई भी था उनके साथ वहां फोन पे, तो उसने कहा भैया आपको इसलिए आना है यहां पे कि ना हम भाजपा को वोट देना चाहते हैं, ना हम कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, हम किसी इंडिपेंडेंट को वोट देना चाहते हैं। मेरा एक घर है, उस घर में मेरे पिताजी कहते हैं कांग्रेस को वोट डालो, मेरी मां कहती है भाजपा को वोट डालो, मेरा भाई कहता है कि इंडिपेंडेंट को वोट डालो, और मैं कहता हूं कि वोट डालने की जरूरत ही नहीं है, वो पड़ जाएगा वैसे ही। मैं जाऊं या ना जाऊं वो वोट पड़ने वाला है।
तो ये जो तंत्र है, इसने जानते नतीजा क्या पैदा किया? मेरा एक घर जिसमें मैं, मेरी मां, मेरा भाई, मेरे पिताजी 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक कहता है भाजपा, दूसरा कहता है कांग्रेस, तीसरा कहता है इंडिपेंडेंट, चौथा कहता है कि वोट ही मत डालो। माने मैं मेरे घर की हैसियत के हिसाब से एकता कायम नहीं रख सकता। घर के 4 हिस्से हो गए, ये हर घर में है। एक भाई भाजपा में, दूसरा कांग्रेस में, तीसरा जनता दल में, चौथा सीपीएम में, 5वां सीपीआई में। जानते हैं अंग्रेजों ने इस देश को कैसे तोड़ा था? साम, दाम, दंड और भेद। तो साम से तोड़ नहीं पाए, दंड से तोड़ नहीं पाए, भेद की नीति बराबर चली और भेद किया समाज के हर स्तर पे। पूरे समाज को बांटा और पूरे समाज को बांट के हिंदुस्तान को तबाह कर दिया। जो भेद की नीति अंग्रेजों ने अपनाई इस देश में, आज का पॉलिटिकल सिस्टम वही भेद की नीति अपना रहा। घर घर में क्राइसिस खड़ी हो रही है कि तुम इस पार्टी में जाओ कि तुम उस पार्टी में जाओ, और हम एक घर की हैसियत से उद्देश्य सबके बराबर हैं, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं अलग अलग। और मैं जानता हूं कि मेरा वोट मैंने जिस पार्टी को दे दिया, सत्ता में आने के बाद वो मुझको भूल जाएंगे, नमस्कार भी नहीं करेंगे। उसके पहले तक मेरे घर पे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, गधे को बाप बना लेंगे क्योंकि वोट चाहिए। और वोट मिलकर जब चलेगा तो 5 साल तक शक्ल दिखाई नहीं देगी आपको। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम अपना है नहीं, ये तो अंग्रेजों ने हमको बर्बाद करने के लिए दे दिया। और इस पॉलिटिकल सिस्टम को अगर आप और आगे चलाएंगे तो समाज और ज्यादा टूटेगा। मेरा जो दर्द है वो दर्द ये है कि समाज टूट रहा है, पॉलिटिक्स उस पर चल रही है। समाज में विभाजन हो रहा है, घर घर में टूटन हो रही है, पॉलिटिक्स उस पर चल रही है। और वो पॉलिटिक्स किसी बड़े उद्देश्य के लिए होती तो मेरे समझ में आता। अब सबका उद्देश्य सिर्फ सीमित रह गया है कि किसी तरह सत्ता हासिल कर लो और सत्ता सुख भोग लो। ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा क्या है कि हमारे पास ब्लैक कैट कमांडोज हो जाएंगे, वही हमारा स्टेटस सिंबल है। एक बार मिनिस्टर हो जाएंगे, ब्लैक कैट कमांडोज हो जाएंगे, और सब यही कर रहे हैं। इस देश में अगर आप जननेता हो, इस देश के अगर आप लोक नायक हो, तो ये ब्लैक कैट कमांडोज की क्या जरूरत है? और मान लो कोई आपको मार भी देगा तो ठीक है, तैयारी रखिए मरने की। हाँ, क्यों डरते हैं मरने से? और ये तो वो देश है जहां बार बार जन्म की कल्पना है। मुझे तो अगला भी जन्म मिलने वाला है, तो काहे को चिंता कर रहे हैं? मर जाएंगे, अगली बार हो सकता फिर नेता बन के पैदा हो जाएंगे आप। तो मरने की तैयारी है नहीं, और बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हम समाज के जन नेता हैं, लोक नेता हैं। और मैं आपको यह बता सकता हूं कि ये जो ब्लैक कैट्स कमांडोज की व्यवस्था है, दुनिया की कोई भी ताकत लगा दीजिए, अगर आपको कोई मारने वाला पैदा हो गया तो बच नहीं सकते आप। अगर बचाने वाला होता तो इंदिरा गांधी का क्या हुआ? बचाने वाले होते थे तो राजीव गांधी का क्या हुआ? कुत्ते की तरह से मारे गए दोनों के दोनों। तो अगर आपको कोई मारने वाला पैदा हो गया है तो छोड़ दीजिए। और फिर हमारे यहां तो है, जिसको प्रभु रखता है उसको कौन मार सकता? और जब प्रभु ने तय कर लिया है तो आपको बचा कौन सकता? तो इतनी तैयारी रख के काम करिए। भारतीय संस्कृति में मरने से कभी डर नहीं रहा है किसी को, और ये आज सबसे ज्यादा डरपोक नेता पैदा हो गए, ब्लैक कैट्स कमांडोज लेके आगे पीछे घूमते हैं साहब, बड़ा रौब पड़ता है उसका। माने लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद करते हैं। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम के नतीजे हैं। और दुनिया में मैंने नहीं देखा, सारी दुनिया तो मैंने नहीं देखी, लेकिन कुछ देश तो मैंने देखे। किसी भी देश में एमपीज को घर नहीं दिए जाते रहने के लिए। यहां है, महल है उनके पास, किसी देश में नहीं है। ब्रिटेन में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, स्वीडन में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। एमपीज को रहने के लिए कोठियां नहीं मिलती सरकार की तरफ से, उनको किराए के घर में रहना होता है या अपने घरों में रहना होता है। ये अंग्रेजों ने व्यवस्था डाली हिंदुस्तान में, और अंग्रेजों की डाली हुई व्यवस्था आज भी चल रही है। एक एक एमपीज के पास 2-2 घर हैं, 3-3 घर हैं। एक घर पार्टी को दे रखा है, एक घर अपने लिए। काहे के लिए भाई? किराए के घर में रहिए। और इनको आप कहते हो कि ये सब समाज से भी तनख्वाह लेके काम करने वाले क्लर्क हो गए हैं सबके सब। ये नेता? अपना टीए बढ़ाना हो, अपना डीए बढ़ाना हो तो पूरा पार्लियामेंट एक हो जाता। पूछिए जरा इनसे, कोई एक पार्टी माई की लाल थी जब ये डीए बढ़ाने की बात हुई थी पार्लियामेंट के अंदर? अपने भत्ते बढ़ाने की बात आई थी पार्लियामेंट के अंदर, सारे पार्टीज के एमपी एक हो गए और फटाफट बिल पारित हो गया। और यहां तक नहीं, व्यवस्था यहां तक कर ली है कि अगर आप एक बार घुस गए पार्लियामेंट में तो जन्म जिंदगी आपके नाती पोतों को भी पेंशन मिलती रहे। काहे के लिए भाई? एक तरफ कहोगे कि हम जन नेता हैं, एक तरफ कहोगे हम लोक नायक हैं, दूसरी तरफ तनख्वाह लेके काम करने की स्थिति तुम्हारी बनी हुई है। तनख्वाह लेके काम तो क्लर्क करता है, जन नेता तो नहीं करता इस देश में काम। तो कहें पार्टियां घोषणा करें कि हमारे एमपी तनख्वाह नहीं लेंगे,
तो आप कहोगे कि भरण पोषण की व्यवस्था वो हम करेंगे, समाज के लोग करेंगे। इस देश में तो हमेशा से व्यवस्था रही है कि जो समाज सेवा के काम में निकलता है समाज उसकी व्यवस्था करता है। ये कोई आज की बात थोड़ी है, हजारों साल से यही चला आया इस देश में। जिन्होंने समाज सेवा का काम किया है समाज ने उसकी व्यवस्था की है। तो ये जो पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, छोड़िए अपनी सारी व्यवस्थाएं, समाज आपकी व्यवस्था करेगा, आप देश चलाने का काम करिए। लेकिन ये तो सब वेतन भोगी हो गए, भत्ते वाले हो गए। टीएडीए इनके बढ़ने चाहिए ऐसे जैसे दूसरे लोगों के बढ़ते जाते हैं, और बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी नया पे कमीशन बिठा दिया, तो उस पे कमीशन के माध्यम से अधिकारियों की तनख्वाह बढ़ेगी, तो एमपीज एमएलए की भी तनख्वाह बढ़ाने का काम चालू है। ये काहे का पॉलिटिकल सिस्टम? इसलिए दोस्त, मैं इस पॉलिटिकल सिस्टम में जाने का माने इस देश से गद्दारी समझता हूं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ता। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि चुनाव लड़के पार्लियामेंट में जाके कभी क्रांति नहीं हो सकती। मैंने बड़े बड़े दिग्गजों को देखा, मैंने मेरी आंखों से देखा, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो आंखों में सपने लेके क्रांति के, बगावत के, ये और वो, और यही दिग्गज बड़ा झंडा लेके 1977 में पहुंचे थे पार्लियामेंट के। आपको मालूम है बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था इस देश में, जेपी आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन, और उसमें बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग थे। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जो बड़ौदा डायनामाइट केस के अपराधी थे, और इस देश के नौजवानों में सुरसुरी पैदा करते थे। जैसे ही पार्लियामेंट के अंदर घुसे उनकी सारी तेजस्विता नष्ट हो गई। आज वो किसी काम के नहीं, सिवाय इसके कि इस पार्टी का पल्ला पकड़ो या उस पार्टी का पल्ला पकड़ो। पूरी ताकत उनके जिंदगी की अब इसी काम में जा रही है। ऐसे क्रांतिकारियों को हमने देखा है जो आग उगलते थे जब पार्लियामेंट के अंदर नहीं गए थे, और अब पार्लियामेंट में जाने के बाद मुंह सूख गया है उनका, जवाब नहीं दे सकते हैं, उनसे सवाल पूछ रहे थे। तो इस पार्लियामेंट में कुछ है नहीं। और जेपी की एक बात मुझे बराबर याद रहती है कि ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग कुत्ते की तरह से सूखी हड्डियां चूस रहे। तो मैं कुत्ते की तरह से सूखी हड्डी चूसने के लिए पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहता। और मुझे भरोसा है कि इस देश में अगर क्रांति होगी तो पार्लियामेंट के बाहर होगी, पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगी। पार्लियामेंट के बाहर क्रांति होगी। और मैं ज्यादा नहीं कहता, 1-2 लाख नौजवान मिल जाए कमिटमेंट वाले, जिनको मरने से डर नहीं लगता। और ऐसे नौजवान जिनको मरने से डर नहीं लगता हो, मेरी डायरी में मेरा नाम लिख, अपना नाम मुझे लिखो। ज्यादा नहीं कहता, 1-2 लाख चाहिए, इस देश की सारी व्यवस्था बदल जाएगी। ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं। कमिटमेंट वाले 1-2 लाख लोग हो जाए, सारी व्यवस्था बदल जाएगी। हमने तो दुनिया में देखा है, मुट्ठी भर लोगों ने व्यवस्थाएं बदली। फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ था, 17 लोग थे बस, और उन 17 लोगों ने पूरे फ्रांस को बदल दिया। जर्मनी में क्या हुआ? हिटलर एक अकेला था, सारा देश खड़ा कर दिया था। कहीं भी देखिए दुनिया में कुछ कमिटमेंट वाले लोग, शर्त एक ही है, जिनको मरने से डर नहीं लगता। ऐसे कमिटमेंट वाले लोग चाहिए। ये पार्लियामेंट क्या, दुनिया की सारी व्यवस्थाएं बदल सकती है, और वो पार्लियामेंट के बाहर से होता, पार्लियामेंट के अंदर से नहीं होता। और आखिरी सवाल का जवाब एक लाइन में, जैसे कांग्रेस है, जैसे जनता दल है, जैसे सीपीएम है, जैसे सीपीआई, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी है। उसमें और बाकी पार्टियों में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं। वो भी सत्ता की लड़ाई में वैसे ही शामिल हो गए हैं जैसे दूसरी पार्टियां वाले शामिल हैं। उनको भी अब सत्ता ही दिखाई देती है, ना आदर्श दिखाई देते हैं, ना अपनी घोषणाएं दिखाई देती हैं जो सत्ता के पहले वो करते थे। वहां पहुंच के तो भाषा ऐसी हो गई, आपने देखा है जब पार्लियामेंट में वो 13 दिन की डिबेट चल रही थी, क्या क्या समझौते करने की तैयारी हो चुकी थी एक कुर्सी के लिए। अपनी सारी आइडियोलॉजी उठा के कूड़े में फेंक दिया एक कुर्सी के लिए। ये उनके अंदर भी आ गया है, इसलिए उनमें और बाकी पार्टियों में कोई फर्क नहीं। और मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं, आप जितने दिन पार्टियों के चक्कर में रहेंगे उतना ही अपना नुकसान करेंगे, देश का नुकसान करेंगे। इन पार्टियों का चक्कर छोड़ दीजिए, पार्टियों का चक्कर छोड़कर देश के चक्कर में पड़िए। आज इनके लिए पता है क्या हो गया? पार्टी देश से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। देश नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है। और उसमें क्या है, पार्टी नहीं टूटनी चाहिए, देश टूटे तो टूट जाए। सारे समझौते किसके लिए करते हैं? पार्टी नहीं टूटनी चाहिए, चाहे जितने गलत समझौते करने पड़े। सरकार नहीं जानी चाहिए, चाहे जितने गलत समझौते करने पड़े। तो अब इनके लिए भी देश महत्वपूर्ण नहीं है, समाज महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है, सत्ता महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि पार्टी कभी देश से बड़ी हो नहीं सकती। जो लोग इस भ्रमणा में हैं कि पार्टी देश से बड़ी हो गई है, उनको मैं कह रहा हूं कि पार्टी देश से बड़ी कभी होती नहीं, देश बड़ा होता है। ये देश रहेगा तो आप रहेंगे, ये देश नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे। इसलिए पार्टियों का चक्कर छोड़िए और इस पॉलिटिक्स की बात छोड़िए, अब तो क्रांति की बात करिए।
जितने देर पॉलिटिक्स की बात करेंगे उतना ही ज्यादा आपको निराशा होगी, जितनी देर क्रांति की बात सोचना शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा आशा का संचार होगा, उत्साह आएगा, उमंग पैदा हो। बस यही जवाब मुझे देना। राजीव जी,